अ, ये मेरा 7th लेक्चर है हाइपरबोला के ऊपर। तो यहाँ पे मैं एसिम्प्टोट्स के बारे में स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा आप कैमरा में देख रहे हैं, एसिम्प्टोट्स बेसिकली किसी भी हाइपरबोला के लिए अगर हम इस तरह से, मेरे पास हाइपरबोला है तो इस तरह की ये वाली जो लाइन रहती है, जो कि जिसे हम बोल सकते हैं कि वो हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे टच करेगी। जो हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे टच करेगी, मतलब इट इज़ अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट इन्फिनिटी, दैट लाइन इज़ कॉल्ड एसिम्प्टोट। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला टू अ स्ट्रेट लाइन टेंड्स टू ज़ीरो एज द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला मूव्स टू इन्फिनिटी। जैसे जैसे ये पॉइंट जो हाइपरबोला के ऊपर है ये इन्फिनिटी की तरफ मूव करता है, वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो भी ज़ीरो को टेंड करता है। कहने का मतलब है कि ये जो लाइन है ये हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे टच करती है, तो उसको हम एसिम्प्टोट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने इसका इक्वेशन डिराइव करा है। यहाँ पे मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अज्यूम किया इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, उस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और उस इक्वेशन को मैंने हाइपरबोला के साथ सॉल्व किया। तो अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को हाइपरबोला के साथ सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर एम सी एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब क्योंकि ये एसिम्प्टोट जो है ये हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे टच करेगी, जैसा डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब दोनों रूट्स जो एसिम्प्टोट इस क्वाड्रेटिक के हैं वो इन्फिनिटी होने चाहिए। बोथ रूट्स शुड बी इन्फिनिटी। तो बोथ रूट्स इन्फिनिटी की कंडीशन होती है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी ज़ीरो होना चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। इसको अगर मैंने ज़ीरो किया तो एम की वैल्यू आती है प्लस माइनस बी बाई ए, और x का जो कोफिशिएंट है वो है माइनस 2 ए स्क्वायर एम सी। तो अगर मैंने इस टर्म को ज़ीरो किया तो c की वैल्यू ज़ीरो आती है। तो y इक्वल एम एक्स प्लस सी में c को ज़ीरो सब्सिट्यूट कर देते हैं, और एक बार m को लो b बाय ए प्लस बी बाय ए, और एक बार m को लो माइनस बी बाय ए। तो दो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन आ जाती है। एक इक्वेशन होती है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी इक्वेशन होती है x बाय ए माइनस वाई बाय बी इक्वल टू ज़ीरो। तो कंबाइंड इक्वेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कंबाइंड इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला और एसिम्प्टोट्स की जो कंबाइंड इक्वेशन है उन सब की इक्वेशंस एक कांस्टेंट से डिफ़र करती हैं। तो ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। जैसे हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस 1। और एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो आप देख सकते हैं कि तीनों ही इक्वेशंस में लेफ़्ट साइड में जो टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, उन तीनों के उन सब में तीनों ही इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम है, बस कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंस है। राइट साइड में हाइपरबोला में 1 है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में -1 है, और एसिम्प्टोट्स में 0 है। तो ये तीनों इक्वेशंस में वेरिएबल टर्म्स जो हैं वो एक जैसे रहते हैं, बस सिर्फ कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंस आता है। और इनमें हमेशा ये रिलेशन मेंटेन होता है c प्लस एच इज़ इक्वल टू 2a। कहने का मतलब है कि अगर मैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला की इक्वेशन को ऐड करूँगा तो मुझे 2 टाइम्स एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन मिलती है। जैसे मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ कि अगर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो 2 एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आएगा और माइनस 2 वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आएगा, और राइट साइड में 0 आएगा। तो 2 कॉमन ले सकते हैं, और फिर 2 कॉमन लेने के बाद एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन मिल जाएगी। तो तीनों में से अगर मुझे 2 इक्वेशंस गिवन है, सी एच और ए में से अगर मुझे 2 इक्वेशंस गिवन है तो मैं तीसरी इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद ये हमारा इसका डायग्राम है, जिसमें मतलब ये आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला हो गया, और ये हमारी लाइंस जो हैं ये एसिम्प्टोट्स हैं। ये दोनों की दोनों लाइंस सेंटर से पास करती हैं। तो सेंटर इस केस में अभी ओरिजिन है, और दोनों ही लाइंस हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे टच करती हैं। इसी तरह से एसिम्प्टोट को डिफ़ाइन किया जाता है। अब मान लेते हैं कि एक एसिम्प्टोट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा है, तो दूसरी एसिम्प्टोट का एंगल भी थीटा रहेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो एक्स और वाई एक्सिस की एंगल बाइसेक्टर बनेगी। ठीक है। तो अगर मुझे एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स फाइंड करना है तो ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। इसका मतलब इसका जो इस एसिम्प्टोट का जो स्लोप होगा वो tan थीटा होगा।
तो इस असिम्प्टोट का स्लोप tan थीटा होगा, तो tan थीटा की वैल्यू b/a हो जाएगी। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, b/a, क्योंकि इस लाइन का स्लोप b/a है। तो उससे मुझे थीटा मिलता है tan इनवर्स b/a, उससे मुझे थीटा मिलता है tan इनवर्स b/a। अब मुझे पूरा एंगल एसिम्प्टोट्स के बीच में निकालना है, तो पूरा एंगल मेरे पास 2 थीटा है, तो 2 थीटा माने थीटा की जगह tan इनवर्स b/a पुट करेंगे तो एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स आ जाएगा 2 tan इनवर्स b/a। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ है, अगर हम आगे बढ़ें तो पहली प्रॉपर्टी है हाइपरबोला एंड इट्स एसिम्प्टोट्स हैव एंड इट्स कॉन्जुगेट हैव द सेम एसिम्प्टोट्स। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने एसिम्प्टोट्स स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए निकाली है, यानी x² माइनस y² b² इक्वल टू 1, वही एसिम्प्टोट्स उसके कॉन्जुगेट के लिए भी वैलिड है। मतलब एक हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए एसिम्प्टोट्स कॉमन होती है। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी नंबर 2 है एसिम्प्टोट्स पास थ्रू द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला एंड बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन द एसिम्प्टोट्स आर द एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया ही था कि एसिम्प्टोट्स जो हैं दोनों, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर होता है हाइपरबोला का, मतलब दोनों एसिम्प्टोट्स हाइपरबोला के सेंटर से पास करती हैं, और क्योंकि वो सिमेट्रिक हैं तो उनके एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं वो एक्स और वाई एक्सिस बनती हैं। तो यहाँ पे ऐसे दिखाई भी दे रहा है, ये एक्स एक्सिस यहाँ पे बाइसेक्ट कर लिए, ऐसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। सिमिलरली ये वाला एंगल जो वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस जो जिस एंगल से पास करेगी उसको भी वो बाइसेक्ट करेगी, ये एंगल भी फाई होगा, ये एंगल भी फाई होगा। तो एक्स और वाई एक्सिस दोनों ही एंगल बाइसेक्टर्स बनती है एसिम्प्टोट्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर आते हैं, जिसे हम शॉर्ट में RH भी बोलते हैं। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक स्पेशल केस होता है हाइपरबोला का, जिसमें एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स 90 डिग्री होता है, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स 90 डिग्री होता है। तो अभी मैंने एंगल की बात करी थी, एंगल मैंने बताया था 2 tan इनवर्स b/a, तो 2 tan इनवर्स b/a को अगर मैं 90 डिग्री करा तो tan इनवर्स b/a होगा 45 डिग्री। अगर मैं दोनों तरफ tan लेता हूँ तो b/a इज इक्वल टू tan 45 यानी 1, तो b इज इक्वल टू a। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए a और b की वैल्यू सेम होती है, ओनली फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो a और b की वैल्यू सेम होती है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो b² इक्वल टू a² आएगा, b² को लिख देंगे a² इंटू e² माइनस 1 इक्वल टू a², a² कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू √2 हो जाएगी। तो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू √2 जो कि है वो फिक्स्ड रहती है फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कोई भी ले लो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप कोई भी ले लो, हमेशा किसी भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए एक्सेंट्रिसिटी √2 ही आएगी। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हाइपरबोला का स्पेशल केस एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एसिम्प्टोट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a इज इक्वल टू b होता है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में हमेशा एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू √2 होती है। अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला with asymptotes 3x plus 4y is equal to 2 and 4x minus 3y is equal to 2. Find the eccentricity of the hyperbola with, एक मिनट, थोड़ा सा ये वीडियो वाइब्रेट कर रहा है इसलिए थोड़ा सा सेट कर देता हूँ मैं इसको। Find the eccentricity of the hyperbola with asymptotes 3x plus 4y is equal to 2 and 4x minus 3y is equal to 2. तो इसमें हम देख सकते हैं कि असिम्प्टोट्स परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि ये दोनों आपको एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन दी हुई हैं। 3x प्लस 4y जो लाइन है, 3x प्लस 4y, उसमें जो एसिम्प्टोट है उसकी स्लोप होगा -3/4, और जो दूसरी एसिम्प्टोट है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, उसका स्लोप होगा 4/3 -a/b करके। तो पहली वाली एसिम्प्टोट का स्लोप है -3/4 और दूसरी एसिम्प्टोट का स्लोप है 4/3। दोनों के स्लोप्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -1 आएगा। इसका मतलब एसिम्प्टोट्स परपेंडिकुलर है। तो जैसे एसिम्प्टोट्स परपेंडिकुलर है हमें पता चल जाता है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ठीक है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में हमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी एक्सेंट्रिसिटी √2 ही आएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसके नीचे लिखा हुआ है, तो उसमें हम पढ़ सकते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विच हैज़ 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 एज इट्स एसिम्प्टोट्स एंड विच पासिस थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ पे भी आपको एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन गिवन है और आपको हाइपरबोला की इक्वेशन बतानी है जो ओरिजिन से पास करता है। तो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3x माइनस 4y प्लस 7 इंटू 4x प्लस 3y प्लस 1 दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी थियोरी में थोड़े टाइम पहले मैंने बताया था कि हाइपरबोला और एसिम्प्टोट्स की जो इक्वेशन होती है उसमें सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, इसलिए
मैंने हाइपरबोला की इक्वेशन में क्या किया है, दोनों एसिम्प्टोट्स को मल्टीप्लाई किया और प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, हाइपरबोला की इक्वेशन में और एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, इसलिए हाइपरबोला की इक्वेशन में मैंने दोनों एसिम्प्टोट्स को मल्टीप्लाई किया और प्लस लैम्डा कर दिया। अब अगर मुझे हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे ओरिजिन को हाइपरबोला में पुट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ओरिजिन हाइपरबोला पे लाई करता है। तो 0,0 मैंने हाइपरबोला में पुट किया तो लैम्डा की वैल्यू उससे -7 आ जाती है। तो वो लैम्डा की वैल्यू हम इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला। अब इसमें आपको हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है 3x² + 10xy + 8y² + 14x + 22y + 7 = 0, और इस हाइपरबोला के लिए आपको एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन बतानी है। तो इसमें मैंने क्या किया है, एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन लिखी है, हाइपरबोला की पूरी इक्वेशन लिखी है और उसमें प्लस लैम्डा कर दिया = 0, क्योंकि मुझे पता है कि एसिम्प्टोट्स और हाइपरबोला की इक्वेशन में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन मैंने प्लस लैम्डा = 0 करके लिख दी। अब एसिम्प्टोट्स एक पेयर ऑफ लाइंस है, इसीलिए किसी भी पेयर ऑफ लाइंस में हमेशा डेल्टा = 0 होता है। जब मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ाया था तो उस समय मैंने उसकी थियोरी बताई थी। जब भी हम किसी पेयर ऑफ लाइंस मतलब हमें 2 डिग्री इक्वेशन गिवन रहती है और हमें फाइंड करना होता है कि वो पेयर ऑफ लाइंस है या नहीं, चेक करना होता है, तो हम डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आती है तो पेयर ऑफ लाइंस है, अगर 0 नहीं आती है तो वो कर्व होता है। तो अब एसिम्प्टोट्स एक पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसके लिए जो डेल्टा होगा वो 0 आना चाहिए। ठीक है, डेल्टा के लिए A, B, C और F, G, H यूज़ करके वो डिटर्मिनेंट लिखते थे, जिसमें हम A, B, C डायगनल्स पे लिखते हैं। ठीक है, हम इसमें A, B, C डायगनल्स पे लिखते हैं, और वो मतलब मैंने पहले थियरी में कराया हुआ है, तो वो एक्सप्रेशन आपको लिखना पड़ेगा। मैं चाहो तो आपको इधर बता देता हूँ। A, B, C यहाँ पे डायगनल्स में आता है F, G, H और इधर F, G, H। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं। ये बेसिकली डेल्टा होता है। ठीक है, ये डेल्टा होता है। तो अगर डेल्टा जो है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब वो 2 डिग्री इक्वेशन जो है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, वो जो इक्वेशन है वो पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन्स के लिए, इसलिए इसके लिए हमने डेल्टा लिखा A, B, C, F, G, H और F, G, H ऐसे करके, और उससे मैंने उसको इक्वेट कर दिया 0 से। जब डिटर्मिनेंट को हम एक्सपैंड करेंगे तो उससे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है। लैम्डा की वैल्यू उससे मुझे 8 मिलती है। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास 8 आती है, तो वो इक्वेशन में मैं वापस सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो मुझे एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। इफ़ अ हाइपरबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन has 3x - 4y - 1 = 0 and 4x - 3y - 6 = 0 as its asymptotes। एक हाइपरबोला है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, उसकी ये इक्वेशन एसिम्प्टोट्स की दी हुई है 3x - 4y - 1 = 0 एंड 4x - 3y - 6 = 0। ठीक है, देन फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। तो आपको ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशंस बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा बेसिकली ये इस तरह से डायग्राम बनेगा। इसमें ये आपके पास हाइपरबोला है। ठीक है, तो अब इसमें ये दोनों एसिम्प्टोट्स है आपके पास। ठीक है, ये एसिम्प्टोट्स है। अब हमें पता है कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस है और कॉन्जुगेट एक्सिस है वो एंगल बाइसेक्टर होती है। ट्रांसवर्स एक्सिस भी एसिम्प्टोट्स का एंगल बाइसेक्ट करती है, थीटा बोल सकते हैं, और कॉन्जुगेट एक्सिस भी इसको बाइसेक्ट करती है। तो ये एंगल फाई होगा, ये एंगल भी फाई होगा। अब उसने बोला है कि जो हाइपरबोला है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ओरिजिन कहीं हाइपरबोला पे लाई करेगा। तो अब ये बात तो तय है कि ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट दोनों ही एंगल बाइसेक्टर के थ्रू के फॉर्मूले से हमें मिलेगा। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा बाइसेक्टर कौन सा है? मतलब एक्यूट ऑब्ट्यूज 2 बाइसेक्टर होते हैं, तो कौन सा बाइसेक्टर ट्रांसवर्स वाला है और कौन सा बाइसेक्टर कॉन्जुगेट वाला है? तो क्योंकि ओरिजिन हाइपरबोला पे लाई करता है तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सिस वो बाइसेक्टर है विच कंटेन्स द ओरिजिन, क्योंकि ये ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ से पास कर रही है और ओरिजिन उसी मतलब एंगल पे लाई कर रहा है जिस एंगल से ट्रांसवर्स एक्सिस पास कर रही है। तो इससे ट्रांसवर्स एक्सिस वो बाइसेक्टर होगी जिसमें ओरिजिन लाई करता है, और कॉन्जुगेट एक्सिस वो बाइसेक्टर होगी जिसमें ओरिजिन लाई नहीं करता है। तो ओरिजिन लाई करने वाला बाइसेक्टर का तरीका मैंने
स्ट्रेट लाइंस की थ्योरी में बताया था, हम पहले ओरिजिन को दोनों लाइंस में पुट करके चेक करते हैं। तो अगर मैंने ओरिजिन को इसमें पुट किया तो -1 आएगा क्योंकि ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, और अगर मैंने ओरिजिन को इसमें पुट किया तो भी -6 आएगा क्योंकि ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। तो दोनों लाइंस में ओरिजिन पुट करने पे नेगेटिव नंबर आ रहा है। इसका मतलब जो बाइसेक्टर ओरिजिन वाला होगा उसमें प्लस साइन लेना होगा, करेक्ट। जो बाइसेक्टर ओरिजिन वाला होगा उसमें प्लस साइन लेना होगा। तो 3x - 4y - 1 अपॉन √a² + b² करेंगे तो √9 + 16 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4x - 3y - 6 डिवाइड बाई √a² + b² तो वो 5 होएगा, और इधर प्लस ले लेंगे। तो इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो x + y - 5 = 0, और कॉन्जुगेट एक्सिस दूसरा वाला है तो बस प्लस की जगह माइनस ले लो। सेम इक्वेशन लिखनी है, बस प्लस की जगह माइनस ले लो। तो 3x - 4y - 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 4x - 3y - 6 अपॉन 5। तो उसको रीअरेंज करा तो इक्वेशन आती है x - y - 1 = 0। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला x² - 2y² = 2 टू इट्स एसिम्पटोट्स। अब इसमें क्या है कि हम यहाँ पे आपको हाइपरबोला दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपको एसिम्पटोट्स दी हुई हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आपने कोई पॉइंट लिया हाइपरबोला के ऊपर, और उस पॉइंट से आपने दोनों एसिम्पटोट्स पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए, ठीक है। मानो ये PQ है और ये PR है। अच्छा, इसका डायग्राम बना हुआ है, इधर देख सकते हैं। ये हाइपरबोला मैंने बनाया है, इस पे एसिम्पटोट्स बनाए हुए हैं। पॉइंट P मैंने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिया है √2 sec θ, tan θ। तो √2 sec θ, tan θ है, और पॉइंट P से मैंने पहली एसिम्पटोट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो PQ बना, दूसरी एसिम्पटोट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो PR बना। दोनों का मुझे प्रोडक्ट निकालना है। तो A और B पता है, A की वैल्यू √2 है, B की वैल्यू 1 है। तो एसिम्पटोट्स की इक्वेशन आती है x/a + y/b = 0। तो x/√2 + y = 0 और x/√2 - y = 0। तो PQ और PR दोनों को हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं किसी पॉइंट का लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है √2 sec θ, tan θ है। तो PQ की इक्वेशन उसमें डालेंगे तो sec θ + tan θ का मॉड अपॉन √½ + 1 आएगा, और √2, और पॉइंट P से अगर दूसरी एसिम्पटोट पे मतलब PR का अगर मुझे लेंथ निकालना है तो PR का लेंथ निकालने के लिए मैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला दूसरी एसिम्पटोट पे लगाऊंगा, मतलब x/√2 - y = 0 पे। तो उससे मुझे मिलेगा sec θ - tan θ का मॉड अपॉन √½ + 1। √½ + 1 समझ में आ रहा होगा, वो डिनोमिनेटर में √a² + b² वाला टर्म है, वो आता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो sec² θ - tan² θ आएगा, वो 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 3/2 आएगा। तो 1/3/2 मतलब 2/3 इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद नीचे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला x² / 16 - y² / 9 = 1। तो एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स का फॉर्मूला मैंने थियरी में बताया था पहले, 2 tan इनवर्स b/a होता है, जिसमें यहाँ पे b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व xy - 3y - 2x = 0। अभी ये कर्व आपको दिया हुआ है, इसके लिए मुझे ये मतलब हाइपरबोला है, इसके लिए आपको एसिम्पटोट्स की इक्वेशन बतानी है। तो मैंने पहले दो टर्म्स में से y कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में x - 3 आएगा, और फिर -2x और लेफ़्ट और राइट साइड दोनों में 6 ऐड कर दिया, दोनों तरफ 6 ऐड किया, और फिर -2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x - 3 आएगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट ऐसे लिख सकते हैं, x - 3 × y - 2 = 6। x - 3 को कैपिटल X लिखा और y - 2 को कैपिटल Y लिखा = 6। तो अभी इसके लिए एसिम्पटोट्स जो हैं वो कैपिटल X को 0 और कैपिटल Y को 0 करने से आती है। ये बेसिकली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे थियरी में। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से मैं कर रहा हूँ। कैपिटल X यानी x - 3 को 0 किया तो x = 3i, और कैपिटल Y को 0 किया, कैपिटल Y ये पूरा टर्म है, इस पूरे को 0 किया तो y = 2। तो ये मेरे पास एसिम्पटोट्स की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अभी यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा थियरी में और आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रेफर टू इट्स एसिम्पटोट्स एज द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अभी तक हमने जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा था उसमें a और b की वैल्यू सेम है, तो इसलिए जो हाइपरबोला है वो x² - y² =
ए स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो वो इस तरह से ही रहेगा, मतलब उसके लिए जो आपका एसिम्टोट्स हैं वो ये वाली लाइंस रहेंगी, ठीक है ना। और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस रहेगी और कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस रहेगी, जैसा नॉर्मली रहता है। लेकिन ये तो बात ठीक है कि इस केस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन इस तरह रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर मैं उसकी असिम्टोट्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दूँ। जैसे अभी तो उसकी एसिम्टोट्स ये लाइन है, एक लाइन ये है y इज इक्वल टू एक्स और एक लाइन ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो अभी इसकी एसिम्टोट्स जो हैं वो ये दोनों लाइन्स हैं, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स। लेकिन अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री से रोटेट करता हूँ, ठीक है, तो जो मेरी y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है वो y एक्सिस पे आ जाएगी और ये वाली जो लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स वो x एक्सिस पे आ जाएगी। तो रोटेशन के बाद जो मतलब हाइपरबोला बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब जो उसकी एसिम्टोट्स हैं वो x और y एक्सिस है, देखो मैंने यहाँ a से मार्क किया हुआ है, इसका मतलब ये एसिम्टोट है। अब जो इसकी एसिम्टोट्स हैं वो x और y एक्सिस हैं और अब इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू एक्स और कॉन्जुगेट एक्सिस ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो अब हाइपरबोला कुछ इस तरह से, अभी भी ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है बट ये रोटेटेड आफ्टर रोटेशन है। देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है आफ्टर रोटेशन बाय पाई बाय 4। 45 डिग्री से मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, तो जो असिम्टोट्स हैं अब वो कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गई हैं। तो अगर हम कोऑर्डिनेट मतलब रोटेशन कर देते हैं तो और एसिम्टोट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बन जाती हैं, तो उस केस में हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आती है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर और सी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर बाय 2 के इक्वल होता है, जिसमें ए स्क्वायर ये वाला टर्म था, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर और सी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर बाय 2 के इक्वल होता है, ठीक है। अब इससे हम बाकी चीज़ें भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी तो √2 है, क्योंकि मुझे पता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए एक्सेंट्रिसिटी √2 होती है। अब फोकाई का सेंटर से जो वर्टेक्स का डिस्टेंस है, सेंटर से जो वर्टेक्स का डिस्टेंस है वो होता है a, ठीक है। सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस a होता है और ये एंगल 45 है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा तो ये लेंथ आएगी a cos 45 मतलब a बाय √2 और ये लेंथ भी आएगी, ये लेंथ आएगी a sin 45 मतलब a बाय √2। अब a की वैल्यू या इस रिलेशन से हमारे पास है a इज़ इक्वल टू √2c। तो a को अगर √2c पुट करा तो √2c बाय √2 तो c आ जाएगा और इधर भी a को अगर √2c लिया तो √2c बाय √2c आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे c, c और सिमिलरली जो दूसरा वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट होंगे -c, -c, ठीक है। अब अगर मैं फोकाई की बात करूं तो फोकाई का c√2 दिया हुआ है, तो ये भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। फोकाई का देखो इस यहाँ पे अगर इस डायग्राम में हम देखें तो एक फोकस इधर होगा और एक फोकस इस तरफ होगा। सेंटर से जो फोकस का डिस्टेंस है वो AE होता है, तो और एक्सेंट्रिसिटी यहाँ √2 है, तो ये डिस्टेंस हो गया √2a, ठीक है। तो अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे √2a इंटू cos 45, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में लगाऊंगा तो √2a cos 45 मतलब 1/√2 और √2a sin 45 मतलब यहाँ वापस 1/√2 आएगा। तो √2 कैंसिल हो जाएगा, √2a cos 45 √2a sin 45, √2 कैंसिल मतलब a, a आ गया और a की वैल्यू यहाँ पे √2c है, देखो मैंने यहाँ डिराइव किया है, तो a की जगह हम √2c लिख सकते हैं, तो c√2, c√2। तो ये वाला जो फोकस हो गया इसके कोऑर्डिनेट्स हुए c√2, c√2 और जो दूसरा फोकस है ये वाला वो सिमेट्रिक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -c√2, -c√2, ठीक है। तो इस तरह से हमने वर्टिसेस और फोकाई दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब LR की बात आती है, तो LR की जो लेंथ होती है वो होती है 2b²/a। अब a और b सेम है तो हम b की जगह a लिख सकते हैं, तो 2a²/a, एक कैंसिल हो जाएगा तो 2a हो जाएगा और a की वैल्यू √2c है, देखो यहाँ पे हम निकालते हैं a की वैल्यू √2c है, तो a की जगह √2c लिख सकते हैं, तो ये LR की लेंथ हो जाएगी 2√2c। उसके बाद ऑक्सिलरी सर्कल होता है, ऑक्सिलरी सर्कल ये वाला सर्कल होता है जिसमें वर्टिसेस के बीच में जो लेंथ है उसको डायमीटर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ये a है या फिर √2c के इक्वल है, तो इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस बनेगा √2c, रेडियस √2c बनेगा, तो x² + y² = r²। रेडियस √2c है तो √2c का स्क्वायर किया तो 2c² आ जाएगा, इसलिए जो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन होगी वो आएगी x² + y² = 2c², ठीक है। तो
यहाँ तक का मैंने थियोरी एक्सप्लेन किया है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो अभी जो है इतना थियोरी काफ़ी है। बाकी अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर पड़ेगा जूम पे, उस पर मैं इससे रिलेटेड एसिम्प्टोट्स और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा और फिर हम आगे का पार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा लेक्चर 7 रहेगा। और मैं होप कर रहा हूँ कि आपने पहले के वीडियोस देख लिए होंगे, तो अब आप ये भी वीडियो मतलब देख लो और अच्छे से समझ लो, क्योंकि आज भी मैंने थियरी ली थी जूम की क्लास में, लेकिन कुछ बच्चों को जूम पे थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने वापस यूट्यूब पे अपलोड किया है। ठीक है, तो थैंक यू, और फिर अगले सेशन में क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।